It's about activity planning. It's chapter number 6. आप लोगों के पहले जो मैंने बुक अपलोड की थी वो एक ऑनलाइन सोर्स की थी और उसमें सिर्फ कुछ चैप्टर्स अवेलेबल होते हैं. अब की मैंने दोबारा से बुक अपलोड की थी. इफ़ यू हैव सीन एंड डाउनलोडेड इट, तो उसके अंदर जो मिसिंग चैप्टर्स थे वो अवेलेबल हैं. सो अगर आपने प्रैक्टिस करनी हो या असाइनमेंट के दौरान आपको हेल्प चाहिए हो तो ये वाले चैप्टर्स अब आपको अवेलेबल हैं. मैंने बुक अपलोड कर दी थी दोबारा से. ठीक है. टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट एक्टिविटी प्लानिंग, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार और प्रैक्टिकल किस्म का एक आप टेक्निक सीख रहे हो, और जिसके अंदर आप ये सीखेंगे कि हम एक्टिविटीज़ को किस तरह से प्लान कर सकते हैं और किस तरह से हम उनकी ड्यूरेशन, पूरे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. उसमें से हम वो वाली एक्टिविटीज़ किस तरह से फाइंड कर सकते हैं जो कि क्रिटिकल है और जिनको हमें डिले नहीं करना है. ठीक है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें सिर्फ एक मॉडल से मिल जाती है और डिफरेंट किस्म के हमारे कुछ फार्मूलाज हैं जो कि हम यूज़ करते हैं. तो बहुत मज़ेदार और बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म का ये लेक्चर है. एंड आई विल वेरी मच अप्रिशिएट कि जब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ या मैं आपसे रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो आप लोग मुझे रिस्पॉन्स करें. ठीक है. इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट करवा लिया था, लेकिन उसका जो नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी है रिस्क एनालिसिस की, उसमें आपकी जो ड्यूरेशन है एक्टिविटीज़ की वो यूज़ होती है. ठीक है. और कुछ और आपकी इस तरह की इंफॉर्मेशन है एक्टिविटीज़ की रिगार्डिंग इट्स टाइम जो कि यूज़ होती है. तो उसको करने से पहले फिर ये ज़रूरी है कि हम एक्टिविटी प्लानिंग कर लें. ठीक है. तो आपके जो एग्ज़ाम है उसके अंदर भी रिस्क मैनेजमेंट का जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर से वही वाले आपकी फ़िलहाल स्लाइड्स इंक्लूडेड होंगी जो कि मैंने पढ़ाई हैं रिस्क प्लानिंग तक. ठीक है. रिस्क एनालिसिस में हम नहीं जाएंगे. एक्टिविटी प्लानिंग आपकी सेक्शन 2 के अंदर इंक्लूडेड है. सो लेट्स बिगिन विद इट. एक्टिविटी प्लानिंग क्या है? आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने एक मॉडल आप देख रहे थे जिसके अंदर हमने प्रोजेक्ट की पूरी प्लानिंग की हमने बात की थी, जिसके अंदर पहले हम ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं, फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बताते हैं, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, फिर उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट्स और एक्टिविटीज़ आती हैं. उसके बाद आप पीबीएस बनाते हो, अगर आपको याद हो पीबीएस बनाते हो, और उसके बाद आप उसकी एस्टिमेशन करते हो. ऐसे ही है. तो आपने इन सारों की टेक्निक सीख ली हैं. आपने उसको ब्रेक डाउन करना पीबीएस में सीख लिया है. पीबीएस का नेटवर्क भी आपने सीख लिया. तो पीबीएस को जब प्रोडक्ट का आप नेटवर्क बनाते हो तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक बहुत ही आइडियल एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम बन जाती है, क्योंकि जब आपको ये पता होता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस सीक्वेंस में चाहिए तो ऑटोमेटिकली आपको ये भी पता होता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ आपको किस सीक्वेंस में चाहिए. ठीक है. और उसके बाद आप लोगों ने एस्टिमेशन, हमारा एक प्लानिंग के अंदर एक एक्टिविटी होती है जो जिसके लिए आपने कोकोमो मॉडल, फंक्शन टाइप्स, ये चीज़ें पढ़ी हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारी होती है वो होती है कि हम उसकी जब आप एफर्ट एस्टिमेट कर चुके हो, एफर्ट से आपने देखा कोकोमो मॉडल के बाद एफर्ट एस्टिमेट करने के बाद यू हैव आल्सो एस्टिमेटेड द टाइम ड्यूरेशन दैट यू वुड नीड. तो अब आपके पास एक्टिविटी का एक फ्लो भी आ गया है, उनकी हायरार्की भी आ गई है, और आपको उनकी सीक्वेंस का भी पता चल गया है और आपको उनकी ड्यूरेशन का भी पता चल गया है. अब इन इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम कुछ और चीज़ें या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग एक्टिविटी प्लानिंग. ठीक है. एक्टिविटी प्लानिंग या एक्टिविटी नेटवर्क्स का हमें फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह पे मिल जाती है. सो डिज़ाइनिंग का जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हम टेक्सचुअल फॉर्म से चीज़ों को मॉडल और डायग्राम्स और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में लेके आते हैं, तो इसी तरह से हमें बहुत सारी एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो कि नेटवर्क डायग्राम हमें देते हैं. और नेटवर्क डायग्राम से आपको एक्टिविटी का फ्लो पता चल जाता है, उनकी डिपेंडेंसीज का पता चल जाता है. आपको ये पता चल जाता है कि एक्टिविटीज़ कौन सी इस तरह की हैं जो पैरेलल में चलेंगी. फिर आपको ये पता चल जाता है कि एक्टिविटी का अगर सीक्वेंस है देन यू विल नो कि जब तक ये वाली एक्टिविटी ख़त्म नहीं होती नेक्स्ट स्टार्ट नहीं हो सकती. तो आपको नेटवर्क से हर एक्टिविटी की स्टार्ट डेट, एंड डेट पता चल सकती है, आप कैलकुलेट कर सकते हो. सिमिलरली आपको रिसोर्सेज एलोकेट करने के लिए एक इनपुट मिल जाती है, और आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो कि हमें कितने रिसोर्सेज किस टाइम पे एक्टिविटी को रिक्वायर्ड होंगे. ठीक है. इसी तरह से यू कैन कैलकुलेट दी कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी विच विल हेल्प यू. आपने देखा होगा हमने टॉप डाउन बॉटम अप टेक्निक्स कुछ कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर पढ़ी थी, कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर पढ़ी थी. तो उस तरह से फिर आप एक्टिविटीज़ को वन बाय वन कॉस्ट एस्टिमेशन भी कर सकते हो. जब आपको उसके रिसोर्सेज का पता है, आपको उसकी स्टार्ट डेट, एंड डेट का पता होगा, तो ये सारी चीज़ें फिर आप उसके बेस पे कर सकते हैं. तो एक्टिविटी जिस तरह से हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं, तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के अंदर
वी आर डेवलपिंग देम थ्रू नंबर ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, सो एक्टिविटी होती क्या है? एक्टिविटीज ये होती है कि आपके कोई एक ऐसा टास्क जो कि आप परफॉर्म कर रहे हैं विच शुड हैव अ स्टार्ट डेट एंड एन एंड डेट। जैसे प्रोजेक्ट के लिए होता है ना कि प्रोजेक्ट के लिए मस्ट होता है कि एक स्टार्ट डेट और एक एंड डेट हो। नाउ प्रोजेक्ट इज कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज, तो एक्टिविटीज के लिए भी एक स्टार्ट डेट और एंड डेट होना जरूरी होता है। और हर एक्टिविटी के लिए एक सेट टाइम है जिस पे उनका कंप्लीट हो जाना जरूरी है। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक्टिविटी के जो कि दे शुड फुलफिल। उसमें यही है कि एक्टिविटी के डेफिनेट स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, हर एक्टिविटी की अपनी अपनी रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आप एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड दे शुड नॉट चेंज। अगर आप एक चीज़, बेहतर यही होता है कि आप जो चीज़ एस्टिमेट कर रहे हो या फोरकास्ट की है उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्लान चल रहा हो। ठीक है, इसी तरह से हर एक्टिविटी की कोई ड्यूरेशन होती है। ड्यूरेशन का मतलब है कि इसने 4 दिन में हो जाना है, 3 महीनों में हो जाना है, 2 हफ्तों में हो जाना है। ठीक है, व्हेन यू नो द स्टार्ट एंड एंड डेट यू नो द ड्यूरेशन, और इफ यू नो द ड्यूरेशन यू कैन कैलकुलेट द स्टार्ट एंड एंड डेट्स। ठीक है, एंड जब आप एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम्स बनाते हो तो ऐसा हो सकता है कि एक्टिविटीज़ डिपेंडेंट हों। तो उस केस में ये होता है कि जब तक आपकी जो मेन एक्टिविटी है वो एंड नहीं हो जाती, उसकी डिपेंडेंट एक्टिविटी का स्टार्ट डेट नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर ये कह सकते हैं कि एक एक्टिविटी है और उससे अगली जो जो कि उस पर डिपेंड कर रही है बेसिकली, उसको हम लोग कहेंगे कि दैट इज आप इट्स सक्सेसर या इट्स नेक्स्ट एक्टिविटी को मोस्टली हम सक्सेसर ही कहते हैं। इसी तरह से आपके हर एक्टिविटी के एंड पे जो आपको कोई चीज़ रिसीव होती है, इसको मैं यूजुअली माइलस्टोन कह रही होती हूँ। सॉफ्टवेयर के टर्म से हम उसको वर्क प्रोडक्ट कहते हैं। कोई टास्क परफॉर्म करने के बाद व्हेन यू कम अप विद समथिंग दैट इज कॉल्ड एज वर्क प्रोडक्ट। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के क्या तरीके हैं एक्टिविटीज़ को, कि आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो उसकी 3 अप्रोचेज हैं: एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच, प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच एंड हाइब्रिड अप्रोच। एक्टिविटीज़ बेस्ड अप्रोच ये होती है कि आपने जो प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ करनी है उनकी आप एक हायरार्की बना लेते हो। ठीक है, हायरार्की होती है कि हायरार्की में लेवल्स होते हैं ना। ठीक है, आपकी मेन है, आपकी पहले एक लेवल है, उस पर मेन आपकी एक्टिविटीज़ हैं। उस एक्टिविटीज़ को आप मज़ीद जो है वो डिकम्पोज कर सकते हैं छोटी छोटी टास्क में या छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में, अगर आपकी कोई कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ हैं तो। इसकी एग्जांपल है आपके पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में यही होता है कि आप अपनी मेन टास्क को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसकी एक हायरार्की बना लेते हैं। ठीक है, और देन अगर हमारे पास कोई टास्क या कोई एक्टिविटी हमारी कॉम्प्लेक्स होती है तो वी कैन ब्रेक इट डाउन इनटू मोर लोअर लेवल्स, तो एक हायरार्की बन जाती है। हियर इज एन एग्जांपल ऑफ एन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर दैट यू कैन सी ओवर हियर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे फर्स्ट लेवल पे प्रोजेक्ट आ गया, सेकेंड लेवल में हमारी जो मेन टास्क है एनालाइज, डिज़ाइन, बिल्ड, वो आ गई, और उसके बाद हमारे पास डिज़ाइन को हमने एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, इसको हमने डिकम्पोज कर दिया 3 अलग एक्टिविटीज़ में। तो डेटा डिज़ाइन के लिए हम अलग से ड्यूरेशन दे सकते हैं, अलग से रिसोर्सेज कर सकते हैं, अलग से कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं, प्रोसेस डिज़ाइन के लिए अलग, फिजिकल डिज़ाइन के लिए अलग। सिमिलरली अगर डेटा डिज़ाइन आपका कॉम्प्लेक्स है, इसको आप मजीद डिकम्पोज कर सकते हो। सो दिस इज जस्ट अ फ्रैगमेंट, वन ऑफ द फ्रैगमेंट इन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। आपकी बिल्ड और एनालाइज के आगे भी डिकम्पोजिशन हो सकती है। ठीक है, फ्रैगमेंट का मतलब है कि पूरे WBS में से ये जस्ट दिस इज अ लिटिल पीस ऑफ इट। आप लोगों को यहाँ पे जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, आप लोग जब जनरली वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप लोग एनालाइज, डिज़ाइन, बिल्ड लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर अप्रोच ये होती है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, देखें हर प्रोजेक्ट का डिज़ाइन डिफरेंट होगा, उसमें आप डिफरेंट चीज़ें डिज़ाइन कर रहे होंगे। बाज़ प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें इंटरफेस डिज़ाइन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, या ज़्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि हो सकता है अगर आप प्रोटोटाइपिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपको ज़्यादा टाइम देना पड़े। ठीक है, और बाज़ आपके कुछ इस तरह के हो सकते हैं, लाइक आपकी सिंपल कोई एंड्रॉइड ऐप है जिसमें आप इंटरफेस बिल्कुल एंड में बना रहे हैं, तो उसका डिज़ाइन को आपको अलग से डिकम्पोज करके अलग एक्टिविटी देने की ज़रूरत नहीं है, ओवरऑल डिज़ाइन में भी वो काम हो सकता है। तो आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये उन पे डिपेंड करता है कि आप क्या एक्टिविटीज़ लिखते हो। और सेकेंडली जब आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में टास्क लिखते हो तो यहाँ पे ये जो मैंने दिया हुआ है ये आपको एक जेनेरिक SDLC की एक्टिविटीज़ के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जब आप लोग करते हैं तो आप लोगों को मेंशन करना चाहिए, उनको रिलेट करना चाहिए विद योर ओन प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर आप डिज़ाइन की बात कर रहे हो तो आप हम अपने प्रोजेक्ट में से बताएंगे कि अपने प्रोजेक्ट का ये चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपकी प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेसेस आ रहे हैं, आप डेटा सेट्स यूज़ कर रहे हो, APIs यूज़ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उन सारी चीज़ों को आपने, अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो उन सारी चीज़ों को आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है विद
दी एक्टिविटी नेम्स जो कि वर्ब में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आपके पास जो एक्टिविटी आइडेंटिफाई करने का तरीका है दैट इज प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच। प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच आपने की हुई है इन प्रोजेक्ट प्लान के अंदर, जो हम लोगों ने डिटेल एक लेक्चर पढ़ा था जिसके अंदर यू क्रिएट द प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आप एक हायरार्की बनाते हो प्रोडक्ट्स की, और प्रोडक्ट से मुराद हमारी वो सारे डिलीवरेबल्स होते हैं जो कि एक तो हमारे कंप्लीट होने के बाद जो हमें सिस्टम मिलता है, तो सिस्टम इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट इन पीपीएस। और इसके अलावा जो आपके छोटे मोटे डिलीवरेबल्स या वर्क प्रोडक्ट्स आप अचीव करते हो ड्यूरिंग दी SDLC, उन सबको आप पीबीएस के अंदर इंक्लूड करते हो। ऐसा ही होता है। फिर आप उन प्रोडक्ट्स को एक सीक्वेंस में लिख देते हो तो आपके पास एक नेटवर्क डायग्राम बन जाती है। अगर आप उनको वर्क में करके उनकी एक्टिविटीज़ जो आपने परफॉर्म करनी होती हैं उनको आप रेक्टेंगल बना के अगर आप उस तरह से लिखेंगे तो आपकी एक एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम बन जाती है। तो यानी अगर आपको ये पता है कि आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं, इट्स ईजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि आपने क्या टास्क परफॉर्म करनी है या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो आपका मेथड है टू आइडेंटिफाई दी एक्टिविटीज इज हाइब्रिड अप्रोच। Hybrid approach is basically the mix of the activity based approach and the product approach. इसमें क्या होगा कि आप अपने प्रोजेक्ट की फर्स्ट लेवल पे आप अपने प्रोजेक्ट की सारे प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे और फिर आप ये करेंगे कि उसी मॉडल के अंदर उन प्रोडक्ट से के नीचे हायरार्की के अंदर आप वो सारी एक्टिविटीज़ लिख लेंगे जो कि आपको उस प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए करनी है। ठीक है, लेट्स सपोज आपका एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर यहाँ पे जो मैंने अभी डाली है, मैंने यहाँ पे भी एक जेनेरिक एक्टिविटीज़ के नाम डाले हुए हैं, इंस्टॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स यूजर मैनुअल्स ट्रेनिंग कोर्स, और फिर ये आपके प्रोडक्ट्स हो गए और इनको अचीव करने के लिए जो एक्टिविटीज़ चाहिए वो भी आपने इसी मॉडल के अंदर लिखती हैं। सो आपने बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड को कंबाइन करके एक हाइब्रिड अप्रोच पे आ गए हो। एक ही मॉडल के अंदर यू आर identifying the products and then you are identifying the activities which you need to perform to actually get those products। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल्स दिए लाइक कोड सॉफ्टवेयर, टेस्ट सॉफ्टवेयर, डू पेज लेआउट, कैप्चर स्क्रीन, राइट टेक्स्ट, आप देख सकते हो कि डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ हैं। और एक्टिविटीज़ से मुराद के आप जो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के प्रोजेक्ट के मॉड्यूल्स हैं, लेट्स से आपने यहाँ पे एक मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल्स को कुछ नाम दे दे तो ज़्यादा बेहतर होता है। आपने किया हुआ है तो उस मॉड्यूल को करने के लिए आप जो चीज़ें करेंगे वो आप नीचे लिख सकते हो। लेट्स सपोज अगर आपने यहाँ पे GUI लिखा हुआ है तो उसके लिए आपने जो जो चीज़ें यूज़ करनी है वो आप नीचे लिख सकते हो कि इस SDK पे हम ये करेंगे। इसी तरह से अगर आपका एक है कि डेटा सेट्स लाने हैं तो उसके नीचे आप ये नीचे लिख सकते हो कि पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल दोज वेब स्टोर्स जो कि डायनेमिक वेबसाइट्स डेटा सेट्स अलाउ करती हैं, देन यू विल यूज़ दी APIs उन वेब स्टोर्स की। ठीक है, देन यू कैन या वेबसाइट्स की, और उसके बाद अब उन APIs को किस तरह से सेव करेंगे, आप डेटा में सेव करेंगे या डायनेमिकली उन्हीं API से डेटा उठा के प्रेजेंट करेंगे, जो भी आपकी चॉइस होगी। वो सारी एक्टिविटी जो भी आप कोड कर रहे हो, जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हो, वो आप उस मॉड्यूल के नीचे लिख सकते हो। ठीक हो गया। So these are basically the activities which help you identify कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं in your project। ठीक है, जब आपको एक्टिविटीज़ का पता होता है तो आप प्रोजेक्ट प्लान का एक सिंपल बार चार्ट बना सकते हो जिसके अंदर आप ये कर रहे हो कि आप ये भी बता रहे हो कि कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर परफॉर्मिंग विच ऑफ द एक्टिविटी और वो कितनी ड्यूरेशन के लिए उसके ऊपर काम कर रहा है। तो सिंपल बार चार्ट्स के लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो उसमें तो ये बड़े आसान होते हैं और वरना आप एक्सेल के ऊपर भी ये चीज़ें बना सकते हो। और बेहतर ये होता है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करें ताकि आपके लिए ये चीज़ें आसान रहें। अगर रिसेंटली आई वाज लुकिंग थ्रू सम यूट्यूब वीडियोस और उसके अंदर एक बड़े मज़े की एक नई आई हुई थी। आई हैडंट ट्राई इट, लेकिन आई विल ट्राई इट व्हेन आई गेट टाइम एंड आई विल सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग भी ट्राई करें। आप लोगों के पास शायद एड्स आए हों, क्रिएटली एक ऐप है, आई डोंट नो ये कैसी होगी, लेकिन उस पर जो वो दिखाते हैं कि वो एक क्लिक्स पे सारे काम हो रहे हैं, तो इट्स वेरी ईजी। यूजुअली आपको ये करना पड़ता है, लेट्स से अगर ड्यूरेशन है ज़्यादा करनी है तो अब यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे वो फिर ऑटोमेटिकली बार ज़्यादा हो जाएगी। तो उसमें ये कहते हैं कि जी आप बार को एक्सटेंड कर लें ऐसे पकड़ के। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी एडवांस आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आ गई हैं जिसके ऊपर आप स्केड्यूल्स भी बना रहे हो, बार चार्ट्स भी बना रहे हो। एनी हाउ, बार चार्ट्स हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो टास्क और जो भी उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो,
और यहाँ पे जो बार चार्ट्स हैं वो हमें ये शो कर रहे हैं कि क्या ड्यूरेशंस होंगी. So over here Andy is working on activity A, B and C. So in first week he is working on A, in second week he is working on activity B and on third week he is working on activity C. यहाँ पे आपके पास स्पेसिफाई किया गया है कि A कौन सी एक्टिविटी है, B क्या है और C क्या एक्टिविटी है. ठीक है. Another information that you can get from this bar chart is that कि आपको यहाँ से देख के पता चल रहा है कि थर्ड वीक के अंदर आपका जो टाइम है ये देखें, आप देख सकते हो वीक में. अगर आप डेज में है तो आप डेज में भी दे सकते हो, दैट्स योर चॉइस. ठीक है. सो यहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो आपका मॉड्यूल सी है और ये जो आपका बिल जिस पे काम कर रहा है मॉड्यूल ई, इट मीन्स मॉड्यूल 2 और कोड करना मॉड्यूल 1 को, ये दोनों काम आपके जो हैं वो एक साथ एक वीक में स्टार्ट हो सकते हैं. इट मीन्स दीज आर इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़. सो जिस तरह से आपको एक्टिविटीज़ का फ्लो पता चलता है और डिपेंडेंसीज पता चलती हैं, तो अकॉर्डिंगली आप उनको डिफरेंट इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स को एलोकेट करके बार चार्ट्स क्रिएट कर सकते हो और बार चार्ट्स को देख के आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन आपको नज़र आ रही होती है. सो कमिंग टूवर्ड्स द मेन डिस्कशन ऑफ टुडेज लेक्चर इज़ कि जब आपके पास एक एक्टिविटी होती है और हमने उसकी प्लानिंग करनी है, हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जिसके अंदर हमारे पास आता है जी अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश. व्हाट दीज एरोज आर टेलिंग कि अर्ली स्टार्ट आपका एस्टिमेटेड टाइम है या अर्लीस्ट टाइम है जिस पे एक्टिविटी को स्टार्ट होना चाहिए. लेटेस्ट स्टार्ट इज कि इफ दैट एक्टिविटी इज डिलेड तो वो कितना अलाउड टाइम है जिसमें वो विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट स्केड्यूल ओवरऑल वो डिले हो सकती है. इसी तरह से अर्लीस्ट फिनिश इज when it is actually expected to finish the time, finish its activity. और लेटेस्ट फिनिश इज के कब एक्टिविटी डिले होती है अगर, तो वो कब तक उसका लेटेस्ट फिनिश कौन से डे पे आ सकता है. लेट्स सपोज अगर उसका अर्ली स्टार्ट 5th है और मैं उससे कहती हूँ कि वो 2 दिन डिले हो सकती है, तो इट मीन्स कि वो 7th जनवरी से भी या 7th डे से भी स्टार्ट हो सकती है. ठीक है. और अगर उसका अर्लीस्ट फिनिश 10 पे है और वो 2 दिन डिले हो गई है तो वो मेरे पास 9th को भी डिलीवर हो सकती है. सो 7 इज द अर्लीस्ट फिनिश एंड 9th विल बी द लेटेस्ट फिनिश. दिस इज व्हाट बेसिकली द होल कॉन्सेप्ट इज. लेकिन ये वाली चीज़ें आप कैलकुलेट किस तरह से करते हैं ये आज हम सीखेंगे. आपके पास जब एक्टिविटी की ड्यूरेशन होती है और आपको ये पता होता है कि एक्टिविटी की स्टार्ट डेट क्या है, बाकी सारी चीज़ें आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. अब आपके पास जो एक्टिविटी की अर्लीस्ट स्टार्ट जिसको हम कहते हैं, वहाँ से जब आप उसके फिनिश डेट को फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो इट मीन्स दैट यू आर गोइंग फॉरवर्ड. सो दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड पास. अगर आपको फिनिश टाइम पता है और आप उसका कोई स्टार्ट टाइम फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो आप इट मीन्स कि यू आर गोइंग बैकवर्ड्स. सो दैट वुड बी कॉल्ड एज बैकवर्ड पास इन एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम. ठीक है. तो पहले आप ये देख लें कि ये चीज़ें होती क्या हैं. तो आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. लेट्स से कि आपके पास एक एक्टिविटी है जिसने स्टार्ट होना है 5th जनवरी को और उसकी ड्यूरेशन है 6 days. मैं ये चाहती हूँ कि 6 days में वो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए और वो स्टार्ट होनी है 5th जनवरी को. तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो ख़त्म कब होगी, उसके ख़त्म होने की क्या डेट होगी? 10. जल्दी से रिप्लाई करें. 10th होगी. 11 होगी ना मैम 5 भी तो इंक्लूडेड है ना, तो 10 होगी ना. 5 यस 5 इंक्लूडेड है तो 10 होगी. चलें. अच्छा, आपकी जब एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम आप करते हैं तो यूजुअली जो आपका अर्ली स्टार्ट डेट होती है वो वही डेट होती है जिसमें पिछली एक्टिविटी ख़त्म हो रही होती है. ठीक है. तो इसलिए जब हम इसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट करते हैं तो यूजुअली हमारा तरीका ये होता है कि हमारे पास जो डेट है उसमें हम ड्यूरेशन सिंपल जो हमारा एक लॉजिक बनती भी है कि जिस डेट पे स्टार्ट हुई है और अगले जितने दिनों पे उस पर काम होना है तो उनको हम ऐड कर लेते हैं. सो अगर 5th जनवरी को वो स्टार्ट हो रही है तो मैं उसके अंदर मुझे 6 दिन उसके ऊपर काम करना है तो आई विल ऐड +6. ठीक है. अगर मैं 5th जनवरी कह रही हूँ तो फिर आप शायद इस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैं आपसे कह रही हूँ कि डे 5 है. ठीक है. लेट्स सपोज कोई भी प्रोजेक्ट का आप कोई भी मंथ है, डे 5 है, उस पर काम स्टार्ट आपने करना है, 6 दिन उसके ऊपर काम करना है. तो आप 5 + 6 करेंगे तो दैट विल गिव यू द अर्लीस्ट फिनिश. तो आपके पास जो अर्लीस्ट फिनिश का फॉर्मूला है जनरली भी हम
जब माइंड में ये चीज़ कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि कब ख़त्म होगी, तो हम यही कर रहे होते हैं ना। अभी आपने भी अगर किया है तो आपने यही किया कि आपने उसकी ड्यूरेशन को एड अप करने की कोशिश की है। तो हमारे पास जो अर्लीस्ट फिनिश है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इफ़ वी हैव द अर्लीस्ट स्टार्ट। ठीक है, सो अर्लीस्ट फिनिश इज गिवन एज अर्लीस्ट स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन. So if any activity is starting at the 5th day and you have to work on it for 6 days, so you can do 5 plus 6. ठीक है, that gives you 11. और इसकी वजह ये होती है कि जब हम नेक्स्ट एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम के ऊपर जब हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाते हैं तो हम यूजुअली फिर उसको 11 से ही उसका अर्लीस्ट स्टार्ट कहते हैं। समझ गए हो? तो अर्लीस्ट फिनिश का मतलब ये होता है एक्चुअली कि इस दिन से पहले पहले ये ख़त्म हो जाए और उस दिन पे आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी शुरू हो जाए। तो इसलिए फिर हम इसको डायरेक्ट ड्यूरेशन को ऐड करेंगे। अब अगर आप 10 कहते हो तो 10 तक तो यही वाली एक्टिविटी होती रहेगी ना। ठीक है, 10 तक तो 10th डे पे ये एक्टिविटी हो सकती है। हमें वो दिन बताना है जिस दिन पे ये फिनिश हो चुकी हो, इस पे हमें काम ना करना पड़ रहा और हम नेक्स्ट एक्टिविटी को स्टार्ट कर चुके हो, तो वो 11th डे होगा जिस पे हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी ने जाना होगा। सो दैट इज वाई वी हैव टू से कि इट शुड बी 11। और अगर आप इस फॉर्मूला में भी लगाते हो तो इट बिकम्स 11, क्योंकि आपके 6 डेज 10 तक पूरे हो जाते हैं। 11 वो देना है जिससे पहले पहले इसका फिनिश होना जरूरी है। सो दैट इज द अर्लीस्ट फिनिश। अर्लीस्ट फिनिश इज द डे और द टाइम कि जब एक्टिविटी का इस टाइम से पहले पहले फिनिश होना जरूरी होता है। और अर्लीस्ट फिनिश आपका वो डे होता है जिसपे आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है। सो अगर एक एक्टिविटी का जो आपका अर्लीस्ट फिनिश 11 है तो वो नेक्स्ट एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको एक एक्टिविटी का भी अर्लीस्ट स्टार्ट पता है तो आप उसका अर्लीस्ट फिनिश फाइंड करके आप अगली हर एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे ही होगा अगर 11th डे से पहले पहले ये खत्म हो रही है तो इसका मतलब ये है कि 11th डे पे मैं नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट कर सकती हूँ ना। तो इससे नेक्स्ट जो एक्टिविटी होगी उसका मैं अर्लीस्ट स्टार्ट क्या कह सकती हूँ, दैट वुड बी 11। आसान है। उसके बाद आपके पास एक और जो कॉन्सेप्ट है लेटेस्ट फिनिश और लेटेस्ट स्टार्ट। तो लेटेस्ट फिनिश के लिए जो फॉर्मूला बताया जाता है वो ये है कि अगर आपके पास लेटेस्ट फिनिश गिवन है तो आप लेटेस्ट स्टार्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये भी एक आसान चीज़ है। आप जब बैकवर्ड्स जाते हो तो इट मीन्स कि आप ड्यूरेशन को माइनस करोगे ना। ठीक है, कि वो कब स्टार्ट हुई थी। अगर वो 2 दिन डिले हो रही है तो वो कब स्टार्ट हुई थी कि उसको 2 दिन डिले होना पड़ा है। तो बेसिकली आप उसको ड्यूरेशन को माइनस कर देते हो। तो जो भी लेटेस्ट फिनिश है, लेट्स से अगर इसकी लेटेस्ट फिनिश है 12 और एक्टिविटी की ड्यूरेशन है 5, तो 12 माइनस 5 विल गिव यू 7। 7 देता है ना, 8 देता है, क्या देता है, 7 देता है। सो लेटेस्ट स्टार्ट विल बी 7। ठीक है, अब लेटेस्ट स्टार्ट का मतलब लेटेस्ट स्टार्ट हमें क्यों चाहिए और लेटेस्ट फिनिश हमें ये वाली चीज़ें क्यों चाहिए। लेटेस्ट फिनिश और लेटेस्ट स्टार्ट हमें इसलिए चाहिए कि बहुत सारी एक्टिविटीज इस तरह की हो सकती हैं कि जिनके डिले होने की वजह से अगली एक्टिविटी इफेक्ट होती जाए। अगली एक्टिविटी का जो अर्लीस्ट स्टार्ट है वो आगे आपका पुश हो जाए, क्योंकि आपका लेटेस्ट फिनिश आपने लेट उसको फिनिश किया और आपके लेटेस्ट फिनिश ने अर्ली स्टार्ट को इफेक्ट कर दिया है। तो जब वो अगली एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहा है तो इट मीन्स कि आपकी इस तरह की कुछ एक्टिविटीज हो सकती हैं जो ओवरऑल प्रोजेक्ट को इफेक्ट कर रही हो और प्रोजेक्ट का जो स्केड्यूल है उसको वो डिले कर रही हो। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं जो कि यहाँ से उनका लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश होने के बावजूद उनका लेटेस्ट फिनिश अगले के अर्ली स्टार्ट से छोटा होता है। तो इट मीन्स कि वो लेट काम चल रहा है, लेट हो रहा है काम, लेकिन फिर भी अगली एक्टिविटी इफेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि उसका जो स्टार्ट के दिन है वो आपने 1-2 दिन या 3 दिन या 5 दिन जितना भी है उसका अर्ली स्टार्ट जो है वो काफ़ी आगे है। तो इट मीन्स कि इस तरह की एक्टिविटीज़ आपके पास हो सकती हैं जो कि कुछ दिन मार्जिन होता है कि अगर वो डिले हो भी जाए तो ओवरऑल प्रोजेक्ट को इफेक्ट ना करें। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि ऐसी कौन सी हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं ताकि हम उनको बचाएं, और अगर हमें कहीं पे यूज़ करना है टाइम तो हम उन एक्टिविटीज़ पे करें जो कि क्रिटिकल नहीं है। उसके लिए हमें लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश जो हैं चाहिए होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गई। लेट्स गो एंड फाइंड आउट कि ये चीज़ें हम किस तरह से यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज़ मैं आपको शायद कराई भी है। अर्ली स्टार्ट है अगर एक एक्टिविटी का डे 5 और ड्यूरेशन है 10 डेज, और लेटेस्ट फिनिश मैंने आपको दे दिया है कि वो जो लेट होगी जो फिनिश होगी वो डे 30 पे होगी। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि इसका अर्लीस्ट फिनिश क्या होगा। इफ इट्स अर्लीस्ट स्टार्ट इज डे 5, डे 5 ऑफ द प्रोजेक्ट स्टार्ट के डे 5 पे ये स्टार्ट हो रही है, इसकी ड्यूरेशन है 10 डेज। तो आप मुझे बताएं कि इसका अर्लीस्ट फिनिश क्या होगा, कब फिनिश होगी ये वाली एक्टिविटी, कौन से डे पे होगी। 15 days 15 डे 15 पे, गुड।
और आपके पास लेटेस्ट फिनिश गिवन है, आप मुझे बता सकते हैं इसका लेटेस्ट स्टार्ट कितना होगा? जब आपको फिनिश टाइम पता होता है, आप स्टार्ट टाइम फाइंड आउट करना चाह रहे होते हो, तो उसको हम बैकवर्ड्स कहते हैं और उसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, तो क्या होगा? 20 days है। यस, 20 डेज नहीं, डे 20 बेसिकली। ठीक है, सो 30 माइनस 10 गिव्स यू डे 20। इट मीन्स कि आपकी ये एक्टिविटी जो कि आप 30th डे पे लेट होके फिनिश हो रही है, तो अगर उसकी ड्यूरेशन 10 डेज ही है तो इट मीन्स कि वो डे 20 पे स्टार्ट हुई होगी। ऐसे ही है। उसके बाद आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है फ्लोट का, फ्लोट या स्लैक वैल्यू, जो कि बेसिकली जब हम सारे क्रिटिकल पार्ट्स और ये सारे कर चुके होते हैं, यूज ये तब होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि फ्लोट क्या है। फ्लोट बेसिकली आपको ये बताता है कि आपकी एक्टिविटी कितना डिले हुई है विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट को इसने इफेक्ट नहीं किया, विदाउट इफेक्टिंग द प्रोजेक्ट कितना आपकी एक्टिविटी डिले हो सकती है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इस एक्टिविटी की आपने बात की कि एक्सपेक्टेड थी वो डे 5 से डे 15 तक, और लेटेस्ट वो हुई है फ्रॉम डे 20 टू डे 30 तक। ठीक है, तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये कितनी डिले हुई है? तो उसके लिए हम जो वैल्यू यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज फ्लोट, या इसको हम स्लैक भी कहते हैं। फ्लोट जो है दैट इज गिवन एज लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्ली स्टार्ट माइनस ड्यूरेशन। ठीक है, आपको ये चीजें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, इसमें से जो भी चीज मिसिंग है उसको आप कैलकुलेट करके इसके अंदर यूज। सो अब यहाँ पे देख सकते हो लेटेस्ट फिनिश इज 30 माइनस अर्ली स्टार्ट इज 5, 30 माइनस 5, बल्कि आप पहले ड्यूरेशन भी लगा लें, माइनस ड्यूरेशन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना। सो आपके पास आ गया अर्ली स्टार्ट -5 और ड्यूरेशन कितना है -10 -15, 30 -15 गिव्स यू 15। तो फ्लोट जो वैल्यू है दैट इज 15। इट मीन्स कि एक्चुअली जो आपकी एक्टिविटी है वो 15 डेज डिले हो सकती है विदाउट इफेक्टिंग द प्रोजेक्ट। लेकिन ये हो सकती है, ये वाली बात हम अभी नहीं करेंगे, जब हम नेटवर्क डायग्राम देखेंगे तो उसमें आपको फ्लोट वाली बात ज़्यादा सही से समझ आएगी। फ्लोट को फाइंड करने का एक और बड़ा आसान तरीका होता है, और इसकी कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये वाले दो, ये भी आप यूज कर सकते हैं। और हमारे पास एक्चुअली फ्लोट की किस्में होती हैं। ठीक है, कुछ फ्री फ्लोट होता है और कुछ टोटल फ्लोट होता है, तो उसकी बेस पे ये हमारे जो हैं वैल्यूज, ये फार्मूलाज जो हैं वो डिफर करते हैं। तो आप सिंपल फिनिश में से जो आपका अर्लीस्ट फिनिश, सॉरी लेटेस्ट फिनिश है, उसमें से अर्लीस्ट फिनिश को या लेटेस्ट स्टार्ट में से अर्ली स्टार्ट को माइनस करें तो भी आपके पास फ्लोट आ जाता है, जो कि इस केस में सेम है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक्टिविटी के लिए दोनों फार्मूला से सेम आंसर आए, क्योंकि फ्लोट की दो किस्में होती हैं और वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको फ्लोट की ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए कि फ्लोट इज LF माइनस ES माइनस ड्यूरेशन। नेक्स्ट क्लास तक जब हम कर चुके होंगे फ्लोट, तो फिर आपको ये चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ रही हो कि ये हमारी एक्टिविटी की नोटेशन है। एक्टिविटी डायग्राम यूजुअली आप इस तरह से बनाते हो ना, अभी तक आप इस तरह से बनाते थे और एक्टिविटी के नाम लिखते थे फेस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर, और इसका स्टार्ट और एंड डेट पे आप सर्कल डाल देते थे, इसी तरह से होता था। सो यहाँ पे अब जो आप इसकी जो सीक्वेंस है वो आप शो कर लेते हैं इसके साथ, एरोज के साथ। और एरो का मतलब ये होता है, अब जैसे ये वाली एक्टिविटी है तो इसका मतलब है कि इसके जो वर्क प्रोडक्ट्स हैं वो इन ये वाली दो एक्टिविटीज़ यूज़ कर रही हैं, इसके वर्क प्रोडक्ट्स ये वाली दो एक्टिविटीज़ यूज़ कर रही हैं, और इटसेल्फ जो ये वाली एक्टिविटी है वो 3 एक्टिविटीज़ के वर्क प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही है। सो जब तक ये तीनों कंप्लीट नहीं हो जाती ये वाली एक्टिविटी हमारी स्टार्ट नहीं हो सकती। यही मतलब होता है ना इन एरोज का। सो नाउ हमारे पास जो हम एक्टिविटी प्लानिंग करते हैं उसमें एक्टिविटी के अंदर हम और भी डिफरेंट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो कि इंक्लूड करते हैं, और इसके अंदर ये यही वाली इन्फॉर्मेशन है जिसकी अभी तक हम बात कर रहे थे। और उसको शो करने का तरीका ये होता है, आप एक्टिविटी का नाम देते हो, उसको डिस्क्राइब करना चाहो तो डिस्क्राइब कर सकते हो, उसकी कितनी ड्यूरेशन है। जब आपको ड्यूरेशन पता होती है ये सारी वैल्यूज आप फिर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और इनको हम कैलकुलेट करना सीखेंगे अभी। अर्ली स्टार्ट कैलकुलेट कर सकते हो, पहले हम फॉरवर्ड पास में जाते हैं, पहले हम अर्ली स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश फाइंड करते हैं, फिर हम बैकवर्ड पास में आते हैं और लेटेस्ट फिनिश और लेटेस्ट स्टार्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फ्लोट फाइंड आउट कर लेते हैं, और ये सारी हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही होती है ये आप साथ साथ सीखोगे। ठीक है, हमारे पास जो आज कल एडवांस जो नोटेशन यूज़ हो रही है वैसे वो ये वाली है, और ये यूज़ करना आसान भी है आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर ये ज़्यादा आसान लगती है। और एक और नोटेशन भी हो सकती है जिसमें आप फ्लोट बेशक ना लिखें, यहाँ आप एक्टिविटी दें, यहाँ ड्यूरेशन दें और साइड्स कॉर्नर्स के ऊपर
आप इनकी स्टार्ट और फिनिश डेट्स दे सकते हैं। टॉप पे आप देते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश, और जो आपके बॉटम के दोनों कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर आप लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश की वैल्यूज़ को एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और दरम्यान में आप एक्टिविटी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप एक्टिविटी लिखते हैं, यहाँ ड्यूरेशन लिखते हैं, फ्लोट आप बेशक उसके बाहर भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी होती है। अगर आप इस तरह से लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास जो इन्फॉर्मेशन शो करनी है वही सारी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए आप जैसे भी उसको शो करें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दैट शुड बी इंक्लूडेड इन दैट रेक्टेंगुलर फॉर्मेट और शेप ऑफ एन एक्टिविटी, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि फॉरवर्ड पास क्या होता है, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर हम फॉरवर्ड पास कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बैकवर्ड पास और क्रिटिकल पाथ निकालेंगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड पास ये होता है कि आप फॉरवर्ड पास में जब आप ये सारी एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम इस किस्म की बना लेते हैं और आपको ड्यूरेशन गिवन होती हैं, ठीक है, वो आप सारी ड्यूरेशन डाल लेते हैं। अब आपका जो फॉरवर्ड पास है, फॉरवर्ड पास में आपने ये करना है कि आपने उसका अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब उसके डिफरेंट तरीके हैं। लेट्स सपोज अगर ये आपकी पहली आपकी ये अर्लीस्ट ये आपकी सबसे पहली एक्टिविटी है जो कि आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो अर्लीस्ट स्टार्ट आप इसको देते हैं 0, डे 0 से। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि हम जब फिनिश फाइंड आउट करते हैं तो हम एक्चुअली ड्यूरेशन को ऐड कर रहे होते हैं, तो जिस दिन पे काम हो रहा होता है वो भी ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा होता है, उससे अगला दिन भी काउंट हो रहा होता है। तो इसलिए हम डे 0 से बेसिकली जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसको हम ऐड करते हैं, ताकि ड्यूरेशन जब हम ऐड करें तो हमारी अगली एक्टिविटीज़ के जो सम है उसमें कोई इस तरह की मैस क्रिएट ना हो और हमारी कैलकुलेशंस ठीक हो। तो हम इसको डे 0 कहते हैं कि डे 0 हमारा फर्स्ट डे है जिसपे हमने एक्चुअली अपनी एक्टिविटी या प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। ड्यूरेशन आपको गिवन होता है, आप अर्लीस्ट स्टार्ट के अंदर उसकी ड्यूरेशन को ऐड करते जाते हो और आपके पास अर्लीस्ट फिनिश आती जाती है। अब होता ये है कि लेट्स सपोज आपकी ये वाली एक्टिविटी 5 दिन तक होनी है और आपने इसको स्टार्ट 0 से किया है, तो 0 + 5 0 होगा, ड्यूरेशन +5, तो अर्लीस्ट फिनिश क्या आ जाएगा 5। अब इसके एरोज जिधर जिधर जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इससे जो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ हैं वो डे 5 पे स्टार्ट हो सकती हैं, क्योंकि ये डे 5 से पहले पहले एंड हो जाएगी। ऐसे ही होगा। तो हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि इसके एरोज जिधर जिधर जा रहे हैं एक्टिविटीज़ पे, हम उनके अर्ली स्टार्ट 5 कर लें, ठीक है। उसके बाद उनकी ड्यूरेशंस को हम ऐड करते जाएंगे। ये चीज़ अभी हम आगे एग्जांपल में करते हैं। दिस थिंग इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड पास, जिसके अंदर हम अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर लेट्स से आपके पास जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है 2-3 एक्टिविटीज़ हैं जो एक साथ शुरू हो रही हैं, तो आप सबको जो अर्ली स्टार्ट है सबको 0 ही देंगे क्योंकि सब एक साथ शुरू हो रही हैं, ठीक है। इस तरह से आपकी एक नेटवर्क डायग्राम है जिसमें डिफरेंट किस्म की सिचुएशन हो सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या वैल्यू देनी चाहिए। यहाँ पे कुछ ये वाली बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। हम जब एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम्स के आगे आगे चलते जाते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं इसकी सारी चीज़ें एस्टिमेट कर रही हूँ ना, ठीक है, तो इसको मैं कहूँगी करंट एक्टिविटी, ठीक है, एंड दिस इज इट्स सक्सेसर, क्योंकि इसके बाद आपकी इस एक्टिविटी पे जा रही है। अगर मैं इस एक्टिविटी की बात कर रही हूँ तो ये करंट एक्टिविटी होगी मेरी और ये दोनों इसकी सक्सेसर एक्टिविटीज़ हैं। तो इस करंट एक्टिविटी का जो हमारा अर्लीस्ट फिनिश होता है, दैट बिकम्स द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ द सक्सेसर एक्टिविटीज़। सक्सेसर एक्टिविटीज़ हम कहते हैं अगली एक्टिविटीज़ को, ठीक है। और अगर हमारी जो एक्टिविटी है दैट इज द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट, उसका जो अर्ली स्टार्ट है वो हम लेते हैं 0 से। इफ देयर आर मल्टीपल एक्टिविटीज विच आर being started at the same time at the start of the project, तो फिर हम तीनों को कह सकते हैं कि इनके अर्ली स्टार्ट क्या है, 0 है, ठीक है। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन? ओके, ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वो है। अब लेट्स सपोज आपके पास ये वाली एक्टिविटी है और इसके पास आपकी 3 एक्टिविटीज आ रही है ना, ठीक है, इन तीनों के वर्क प्रोडक्ट्स ये यूज़ कर रहा है। तो इट मीन्स कि जब तक ये तीनों फुलफिल कंप्लीट नहीं हो जाती, ये वाली एक्टिविटी जो है आपकी स्टार्ट नहीं हो सकती है। अब हमने ये भी कहा है कि जो एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश है वो अगली एक्टिविटीज़ का अर्लीस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब इस एक्टिविटी के अंदर तो ये 3 एक्टिविटीज़ आ रही हैं, तो फिर हमें कौन से वाले का अर्लीस्ट फिनिश उठाना चाहिए? तो इसमें रूल ये होता है और लॉजिकल बात है, जब वो तीनों पे डिपेंडेंट है तो जब तक आपकी तीनों की तीनों एक्टिविटीज़ जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, ये वाली एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि इसमें हम ये देखेंगे कि जिसका हाईएस्ट ईएफ है, या इसको एक और वर्ड बोला जाता है
the activity the activity which has the earliest finish. latest earliest finish का मतलब है जिसका earliest finish सबसे लेट है, सबसे आखिरी है, उसको हम इसका earliest start बना लेते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि वो डिपेंडेंट है, तो जब तक आखिर तक तीनों नहीं हो जाएंगी ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती। ऐसे ही है, तो इट मीन्स कि जो सबसे हाईएस्ट ईएफ होगा, जो सबसे लेट वाला ईएफ होगा, हम उसको उठाएंगे। इसकी एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो। आपके पास ये वाली एक्टिविटी है, ठीक है, इसके अंदर ये वाली दो एक्टिविटीज आ रही हैं। इसका अर्लीस्ट फिनिश डे 7 है, इसका अर्लीस्ट फिनिश डे 10 है। दिस एक्टिविटी कैन नॉट बी स्टार्टेड अंटिल एंडलेस दीज टू एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड। तो आप इसको डे 7 पे स्टार्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये वाली एक्टिविटी तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुई। तो आप इसको तब तक नहीं स्टार्ट कर सकते जब तक इसका ये वाली एक्टिविटी भी कंप्लीट नहीं हो जाती, विच इज बीइंग कंप्लीटेड एट डे 10। तो आपने देखा लॉजिकली भी हम कौन सा वाला ईएफ उठा रहे हैं जो कि लेट है, जो एक्टिविटी लेट खत्म हो रही है, जिसका अर्लीस्ट फिनिश लेट है, ठीक है, या जिसका अर्लीस्ट फिनिश हायर है, उसको आप उठा के इसका अर्लीस्ट लेते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई है? मुश्किल तो नहीं? नहीं मैम, समझ आ गई है। चलें अब इसको हम यहाँ पे परफॉर्म करके देख लेते हैं। ये जी हमारे पास एक एक्टिविटी है, हमारे पास एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम है जो कि आपको यहाँ पे शो की गई है, एंड लेट्स सी, अब आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही होगी। इसके अंदर मैंने एक्टिविटीज दी हुई है, ठीक है, और साथ में आपको ड्यूरेशन भी दी हुई है। सो लेट्स फिल आउट ऑल दी रिमेनिंग थिंग्स। अब यहाँ पे आप अगर देखो तो आपके पास जो एक्टिविटी उनके डिस्क्रिप्शन मैंने साथ दी हुई है और साथ में उनको नाम भी अल्फ़ाबेटिकल देनी है। तो आपका जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो आपकी जो ए, बी और एफ एक्टिविटी है, दे आर बीइंग स्टार्टेड एट द सेम टाइम, ठीक है। और ए का जो सक्सेसर है वो सी है, बी का सक्सेसर डी और ई है, एफ का सक्सेसर जो है जी है और ई का सक्सेसर बी। तो इसका मतलब है जी तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक ई और एफ फिनिश ना हो जाए, ठीक है। सिमिलरली जो एच है ये तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक आपकी सी और डी एक्टिविटी दोनों फिनिश ना हो जाए। सो लेट्स टॉक अबाउट कि इनका अर्लीस्ट स्टार्ट क्या होगा। क्या होगा जी अर्लीस्ट स्टार्ट? एक्टिविटी ए का अर्लीस्ट स्टार्ट क्या होगा? 0 होगा। गुड, यहाँ पे प्लीज एक्सक्यूज माय राइटिंग, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0। ओके, अर्लीस्ट फिनिश क्या होगा? वीक्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है जी। अर्लीस्ट फिनिश क्या होगा एक्टिविटी ए का? Earliest finish is equal to earliest start plus duration. Earliest start is 0, duration is 6, so it would be 6. Okay, इसका क्या होगा? 4, इसका आ जाएगा डन। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम कि इसका जो earliest finish है वो हम इसकी सक्सेसर को दे सकते हैं। इसका सक्सेसर इस वक्त एक ही है, तो इसका earliest start क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो प्रेसिडेंट है, पीछे वाली जो एक्टिविटी है वो ये है, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं है, तो इट मीन्स कि इसकी अर्लीस्ट स्टार्ट जो है वो क्या हो जाएगा? 4। इसके अलावा इसका जो है, इसका भी एक ये वाली एक्टिविटी है जो कि आ रही है जिस पे ये डिपेंडेंट है, तो इसलिए यहाँ पे भी इसका अर्लीस्ट स्टार्ट हो जाएगा 4, ठीक। अब अर्लीस्ट फिनिश क्या होगा? 6 + 3 9। डी का अर्लीस्ट फिनिश क्या होगा? चलें आप लोग बोले, मैं तब लिखूंगी। एक्टिविटी डी का क्या होगा जी अर्लीस्ट फिनिश? 8। ओके, इसका क्या होगा? एक्टिविटी ई का क्या होगा? 8 में 7 4 5 6 7 होगा, 4 6 7 में, ठीक है, गुड। अब हम आ जाते हैं जी एक्टिविटी एच के अंदर। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से तो हमने बड़ा इजीली इसका अर्लीस्ट फिनिश अगले का स्टार्ट बना दिया था, क्योंकि इस एक्टिविटी के अंदर और कोई एसोसिएशन नहीं थी, डिपेंडेंसीज की नहीं थी। लेकिन अगर हम लोग एक्टिविटी एच देखें तो ये सी पे भी डिपेंड कर रही है और डी पे भी डिपेंड कर रही है। इसका मतलब है जब तक सी और डी दोनों नहीं फिनिश हो जाती, एच को हम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसका फिर अर्लीस्ट स्टार्ट क्या होगा? मैक्सिमम इसको हम कब स्टार्ट कर सकते? 9 वीक में स्टार्ट करें 9 पे, गुड। 9 और यस, और यूजर ट्रेनिंग को हम कब स्टार्ट कर सकते हैं? इसके अंदर हमारा ई आ रहा है और एक और एसोसिएशन आ रही है एफ की, और इसका है 10 अर्लीस्ट फिनिश और इसका 7। तो हाईएस्ट कौन सा है? लेटेस्ट अर्लीस्ट फिनिश कौन सा है? 10।
तो आ जाएगा 10। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटेस्ट फिनिश 9 + 2 11 और 10 + 3 13। यस, सो हाउ इजी इज दैट? आसान है ना? दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड पास एंड इसके अंदर आपने अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश फाइंड आउट कर ली है। और अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश के बाद आपको एक इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे मिल रही है वो ये है कि आपका प्रोजेक्ट मैक्सिमम 13 वीक्स में फिनिश हो जाएगा। सो यू हैव एक्चुअली फाइंड आउट कि आपका टोटल कितना टाइम लग सकता है या कौन से वीक पे जाके आपकी जो प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हो सकता है। आसान है, फॉरवर्ड पास समझ आ गई है? यस आगे मैम। चल सकते हैं। अच्छा, दिस इज दी टेबल, ठीक है। ये सिंपल वही टेबल है जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि ये एक्टिविटी ए है तो उसका ESG होगा, बी है तो उसका ESG होगा, डी है तो उसका ESG होगा, ठीक है। और ड्यूरेशन आपको गिवन होती है तो ES और EF आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यही टेबल्स जो हैं वो बेसिकली यही वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। जो इन 3 वैल्यूज़ की फॉरवर्ड पास का बेसिकली ये हमारा टेबल है, ठीक है। अच्छा, बैकवर्ड पास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये देखें, ये जो मैंने बनाया है उसके अकॉर्डिंग यही वाला था, एंटर हुई हुई हैं वैल्यूज़। 13 पे आके हमारा फॉरवर्ड पास ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट हम बैकवर्ड पास करेंगे, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट पे कराऊंगी। और उसके बाद आप फ्लोट भी सीखेंगे। सिर्फ मैं आपको एक और चीज़ कराना चाह रही थी यहाँ पे, दिस इज एन एग्जाम्पल। इसके अंदर भी हम फॉरवर्ड पास कर लेते हैं। आपको इस तरह से गिवन हो सकता है, एक्टिविटीज़ गिवन है, आपको प्रीडिसेसर गिवन है और ड्यूरेशन गिवन है हर एक्टिविटी की, ठीक है। सो अगर ए का प्रीडिसेसर कोई नहीं है तो इसका मतलब है कि दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है। बी का प्रीडिसेसर ए है, इट मीन्स के बी से पहले ए का परफॉर्म होना जरूरी है, सी से पहले ए का परफॉर्म होना जरूरी है। तो आप कैसे बनाएंगे? आप जब ए बनाते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, यह आपकी स्टार्टिंग है और ए के बाद आप किस पे जा रहे हो? आप बी और सी पे जा रहे हो, ठीक है। सो यू कैन ड्रॉ ओवर हेयर, यहाँ से यूं बी एंड देन यहाँ से सी, ठीक है। उसके बाद आपकी जो बी एक्टिविटी है इसका प्रीडिसेसर हो गया, सी का हो गया। देन है डी, डी पे आप बी और सी दोनों से जा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डी बनाती हूँ और बी और सी दोनों यहाँ से इधर से इधर और इधर से इधर चले जाएंगे, ठीक हो गया। फिर ई जो है उसका प्रीडिसेसर है डी। ये बनानी तो आपको आती होगी ना, इससे पहले आप बना चुके हो एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम्स। और इससे आगे ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा, डी से आगे ये आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। और जब आप ये बना रहे हो तो एक्चुअली आपने यहाँ पे रेक्टेंगल्स बनाने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको ड्यूरेशन गिवन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये किया हुआ है कि यहाँ पे एक्टिविटी लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर ये नीचे ड्यूरेशन है और कॉर्नर्स के ऊपर मैंने स्टार्ट और लेट फिनिश, सिर्फ ये 6 इन्फॉर्मेशन मैंने इसके अंदर रखी हुई है, ठीक है। सो ये एक्टिविटी ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। उनकी जो ड्यूरेशंस मुझे गिवन है वो भी मैंने नीचे लिख दी हैं, 5 3 4 2 3। फॉरवर्ड पास में क्या होगा? पहली वाली 0 पे आ जाएगी, 0 + 5 5, इसका भी अर्ली स्टार्ट 5, इसका भी अर्ली स्टार्ट 5, 5 + 3 8, 5 + 4 9। नेक्स्ट चूंकि दोनों पे डिपेंडेंट है तो हम हाईएस्ट वाला EF उठा लेंगे, 9, 9 + 2 11 और 11 जो है वो डायरेक्ट इसका अर्ली स्टार्ट बन जाएगा, 11 + 3 14। सो हमारा जो ये वाला प्रोजेक्ट है इट विल बी एंडेड इन 14th वीक, ठीक है। तो आपको इसमें से ये बताना चाह रही थी कि आपको अगर इस तरह से कोई टेबल गिवन होता है तो हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इनटू एन एक्टिविटी डायग्राम एंड देन यू कैन गिव द ड्यूरेशन एंड यू कैन डू द फॉरवर्ड पास, राइट। दैट इज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बैकवर्ड पास करेंगे और वहीं से हमारा क्रिटिकल पाथ और फ्लोट भी निकल आएगा। सो बड़ा आसान सा है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अगर आपको अभी तक इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, otherwise we can leave the class.